नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में बंद एक तोते के समान है जिसको आज़ाद किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये टिप्पणी की गई थी कोयला घोटाले के मामले में। हालांकि उसके बाद सीबीआई उतनी लंबी उड़ान नहीं भर पाई, लेकिन एक और जांच एजेंसी है जिसका नाम है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। ये बाज बन गई है, बाज, और ये बहुत लंबी उड़ान भर रही है और इसने बहुत शिकार भी कर डाले। लेकिन इस जांच एजेंसी के ज़्यादातर शिकार विपक्षी नेता ही रहे। बीते कुछ सालों में जिस तरह विपक्षी नेताओं पर ईडी की रेड हुई है उसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये चुनावी हथकंडा है जिसमें ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को चुनाव से पहले कई नेता तो जेल भी पहुंच गए हैं, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इससे पहले आम आदमी पार्टी के ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी भी जेल में हैं। वहीं बिहार की बात करें तो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ 20-20 घंटे हुई। तो विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा के जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उससे पहले ही ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है। ये विपक्षी नेताओं के आरोप हैं, हम नहीं कह रहे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की कार्रवाई। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब न्यूज़पेपर की हेडलाइन उस पर ईडी की कोई खबर ना हो। किसी ना किसी नेता के छापे, किसी ना किसी नेता की गिरफ्तारी, ये अब ईडी के लिए रोज़मर्रा की प्रक्रिया बन गई है, रूटीन वर्क बन गया है। आज की जो ताज़ा खबर है उसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। तो ईडी की कार्रवाई में एक और नाम जुड़ गया है, केरल के सीएम की बेटी का नाम भी जुड़ गया है। तो अचानक ईडी इतने एक्शन में आई कैसे? आपको याद होगा आज से 10 साल पहले बहुत से लोग तो ईडी का नाम भी नहीं जानते थे। ईडी की कार्रवाई यदा कदा होती थी, कभी कभार रेड पड़ती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ईडी ने जो जांच की रफ्तार पकड़ी है उसका कोई मुकाबला नहीं। बुलेट ट्रेन भी उसके आगे फेल है और इतनी तेज़ी से कार्रवाई और रेड की प्रक्रिया कर रही है कि उसका कोई सामने नहीं। अब हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताते हैं, कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिनको जानकर देखकर आपको भी थोड़ी हैरानी होगी और आपको भी ये लगेगा कि आखिर क्यों विपक्षी नेता ईडी को लेकर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और क्यों मोदी सरकार को और बीजेपी को घेर रहे हैं। मैं जो आपको आंकड़े बताने जा रहा हूँ ये सरकार द्वारा ही जारी किए गए आंकड़े हैं और ये रिपोर्ट जो है ये देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जिसमें कई तरह के खुलासे किए गए हैं, कई तरह की ईडी की कार्रवाई से जुड़ी गई जानकारियाँ दी गई। तो मार्च 2022 में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने जो बताया था उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। साल 2004 से 2014 तक ईडी ने पूरे देश में 112 जगह छापेमारी की थी और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। ये वो दौर था जब यूपीए की सरकार थी। 2004 से 2014 महज 112 रेड यानी छापेमारी। लेकिन 2014 से 2022 के बीच 2014 से 2022 के बीच इन 8 सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने 3010 छापेमारी की। 3000 से ज़्यादा केस में छापेमारी की। जहां बीते 10 साल में सिर्फ 112 छापे, वहीं 2014 से लेकर 2022 8 सालों में 3000 से ज़्यादा केस में छापेमारी की और 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की। ये मुमकिन हुआ मोदी सरकार के आने से। मोदी हैं तो मुमकिन है। अब लोग कह रहे हैं कि अचानक ईडी की कार्रवाई में इतनी तेज़ी कैसे आ गई? तो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई है
और वो कहते आए हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और सुनिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। और ये जो बीते 8 सालों में ईडी के छापे और कार्रवाई हुई है, इनमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ 4 गुना मामले बढ़ गए। मतलब ईडी ने जितनी कार्रवाई की है उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है विपक्षी नेताओं पर एक्शन में। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की ईडी ने जांच की। 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं की ईडी ने जांच की, जिनमें 115 नेता विपक्ष के ही थे। 121 में 115 नेता विपक्ष के थे। महज 6 नेता ऐसे थे जो विपक्ष के नहीं थे। मतलब 95% नेता ऐसे थे जो विपक्ष के थे, जिन पर ईडी ने ये कार्रवाई की या कहें रेड की। वहीं 2004 से 2014 जब ईडी ने महज 112 कार्रवाई की थी केस में, उसमें 26 नेताओं की जांच हुई थी, जिनमें सिर्फ 14 नेता विपक्ष के थे। तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का हंटर बहुत तेज़ी से चला बीते 8 सालों में, 2014 से लेकर 2022 के बीच। वहीं ईडी की कार्रवाई में जितनी तेज़ी आई है, सीबीआई उतनी तेज़ी से काम नहीं की। सीबीआई का रवैया उतना आक्रामक नहीं रहा जितना ईडी का रहा। क्योंकि अगर आप पिछले इस बारे में भी कुछ आंकड़े सामने आए हैं, अगर सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो यूपीए के जो 10 साल थे 2004 से 2014 के बीच में 72 राजनेता सीबीआई के स्कैनर में आए थे, जिनमें 43 नेता विपक्ष के थे, यानी करीब 60%। वहीं 2014 से 2022 के बीच में एनडीए की सरकार में 122 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए, जिनमें 118 नेता विपक्ष के थे। तो सीबीआई की कार्रवाई भी अपोजिशन के लीडर्स पर ज़्यादा हुई है जैसे ईडी ने की है। हालांकि केसेस की संख्या उतनी नहीं है। ईडी ने तो 8 साल में 3000 से ज़्यादा केस मामले में रेड और कार्रवाई की है, लेकिन सीबीआई 8 सालों में सिर्फ 124 मामलों में ही उन्होंने कार्रवाई की है। जो सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं ईडी की तरफ से, वो बीते 3 सालों में हुए हैं। 2022 से 2023 के बीच में 4000 से ज़्यादा केस, 2021 से 2022 के बीच में 5000 से ज़्यादा केस, और 2020 से 2021 में 2747 केस। ये वो केस हैं जो फेमा के तहत दर्ज किए गए हैं, 12000 से ज़्यादा केस। वहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत जो केस दर्ज किए हैं ईडी ने 3000 से ज़्यादा, उनके भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2022 से 2023 के बीच 949 केस, 2021 से 2022 के बीच 1180 केस, और 2020 से 2021 के बीच 981 केस। तो ये है ईडी की रफ्तार, जो पिछले 8 सालों में रॉकेट की रफ्तार से काम कर रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी, और छापेमारी भी ऐसी कि दिल्ली से लेकर बिहार तक और पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक कोई इलाका बचा नहीं। दरअसल ये जो एक्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। 2005 में संशोधन हुआ, 2009 में संशोधन हुआ, 2012 में संशोधन हुआ, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी इस एक्ट में संशोधन हुए। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएमएलए में बड़ा बदलाव किया और ईडी को काफ़ी शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च ऑपरेशन, गिरफ्तारी समेत कई अधिकार दिए गए। और इसके अलावा किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। शायद यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है, ईडी के काम करने की रफ्तार बढ़ गई है, ईडी को भी डबल इंजन मिल गया है जिससे उसकी रफ्तार तेज हो गई। अब आपको बताते हैं कि ईडी की कार्रवाई बीते 8 सालों में कहां कहां जोर शोर से हुई, कहां कहां ईडी का हंटर चला और कौन कौन उससे प्रताड़ित हुआ, किस किस पे ईडी ने एक्शन किया, जिसमें बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे मोटे नेता सब शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में ईडी ने
बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के 2 नेता, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के धाकड़े नेता थे, वो अभी जेल में ही हैं, उनको बेल नहीं मिल पाई है। और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी वहीं पहुंच गए हैं। इन सभी को शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपों में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली की 2021 की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा जो मामला था, जिसकी जांच के आदेश जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए थे, तब से इस मामले की जांच शुरू हुई और फिर कड़ियों को जोड़ते ईडी इस निष्कर्ष पे पहुंची कि शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। उसमें सीएम से लेकर डिप्टी सीएम भी शामिल थे, जिसके तहत आरोपों के तहत इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और अब तीनों जेल में हैं। इसके बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, केजरीवाल की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के जो नेता हैं वो 2019 से ही झारखंड की झामुमो सरकार को गिराने की कोशिशें करते रहे और जब उन्हें सफलता हाथ नहीं मिली तो उन्होंने ईडी के अफसरों को इस काम पे लगा दिया। सोरेन ने जो बात कही उसके पीछे 5 साल की घटनाएं हैं, जिसमें सोरेन और उनके करीबियों को निशाने पर लिया गया। अब इन आरोपों में कितना दम है, अब भाई जाँच का विषय है, जाँच चल रही है। अगर आपने घोटाले किया है तो आप सज़ा भुगतनी पड़ेगी और अगर आप पाक साफ होंगे तो रिहा हो जाएंगे। ये तो अब कानूनी प्रक्रिया है, इससे तो गुजरना पड़ेगा। अब इसके अलावा बिहार लिए चलते हैं। बिहार में लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से ईडी ने 20-20 घंटे पूछताछ की और कई बार इनको सम्मन भेजा तो कई बार इनको दिल्ली जाना पड़ा और कई बार खुद ईडी की टीम पटना पहुंचकर 20-20 घंटे इनसे पूछताछ की है। ये मामला उस वक्त का है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और तब आरोप लगाए गए कि उन्होंने नौकरी देने के एवज में लोगों से ज़मीन लिखवा ली थी। और इसी मामले में ईडी लालू यादव और तेजस्वी यादव, इसके अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती से भी पूछताछ कर रही है। तो इन सभी पर जांच की तलवार लटक रही है और जांच जारी है। वहीं कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, ये भी ईडी के निशाने पर हैं। शिव कुमार जब सरकार में नहीं थे तब 2019 में डीके शिव कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में पहले की जो कांग्रेस और जेडीए या उससे पहले की कांग्रेस सरकार में शिव कुमार कैबिनेट मंत्री थे और 2024 में सीबीआई ने केरल के जय हिंद चैनल को नोटिस जारी कर डीके शिव कुमार के चैनल में निवेश की जानकारी मांगी थी। चैनल के एमडी को 11 जनवरी को 2024 को पेश होने को कहा था। तो कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, इन पर भी ईडी का निशाना है और इनकी भी जांच चल रही है। अब चले आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। तो 2023 में ईडी ने डीएमके सरकार में मंत्रियों के दफ्तर पर छापा मारा था। डीएमके के एक मंत्री सेंथिल बालाजी को भी ईडी ने बीते साल गिरफ्तार किया था। तो ईडी की कार्रवाई तमिलनाडु में भी हुई। अब आ जाइए मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जब इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और उस दौर में राजस्थान में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं जो वैभव गहलोत, इनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके साथ ही अक्टूबर 2023 में ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता ओम प्रकाश हुड्डा समेत कई अधिकारियों और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के जो सीएम रह चुके हैं भूपेश बघेल, दिसंबर 2022 में उनके जो उप सचिव थे सौम्या चौरसिया को ईडी ने कथित अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। और जब रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 2023 में, उस दौरान ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठे थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी हाल में ही महादेव ऐप का मुद्दा भी बहुत गरमाया रहा और इस मामले में ईडी भी सक्रिय है। ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में नया आरोप पत्र दाखिल किया है, चार्जशीट दाखिल की है और
इस मामले में फरवरी 2020 में पहली बार आयकर विभाग ने बघेल के करीबी अफसरों के यहाँ छापा भी मारा था। ये छापा इनकम टैक्स की टीम ने मारा था, ईडी ने नहीं मारा था। वहीं पश्चिम बंगाल भी ईडी की कार्रवाई से अछूता नहीं। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ये भी ईडी के निशाने पर रह चुके हैं। अभिषेक बनर्जी को कई बार ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। ये मामला जो है कोयले के कथित गैरकानूनी खनन से जुड़ा हुआ था। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं। 2022 में हालांकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें अभिषेक का नाम नहीं था, लेकिन 2023 में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के घर भी ईडी ने रेड मारी थी। ये तो बात रही उन नेताओं की, उन राज्यों की सरकारों की जहां ईडी ने एक्शन लिया। ये सभी एक्शन कहां हुआ? जहां जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकार थी वहां ये एक्शन हुआ। जिन राज्यों में ज़्यादातर कांग्रेस या वहां की रीजनल पार्टी की सरकारें थी वहां एक्शन हुआ। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, झारखंड में झामुमो की सरकार थी और मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अब आपको कुछ ऐसे नाम भी बताते हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा और बहुत मजबूती से कसा, और वो भी सलाखों के पीछे जा सकते थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के पाले में गए या फिर तो जांच धीमी पड़ गई या समझिए जांच ख़त्म ही हो गई, या फिर जांच जहां तक पहुंची थी उसको वहीं होल्ड कर दिया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने 3 जनवरी 2023 को ऐसे नेताओं का पोस्टर जारी किया था जो पहले बीजेपी में नहीं थे और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में थे, और जब ये बीजेपी में गए तो ये सरकार में शामिल हो गए। तो अब ऐसे ही कुछ नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, असम के जो तत्कालीन सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा जो हैं ये कभी असम में कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में असम के सीएम हैं। हेमंत बिस्वा का नाम शारदा चिटफंड घोटाले में सामने आया था। 2014 में हेमंत बिस्वा के गुवाहाटी स्थित आवास पर उनके न्यूज़ चैनल न्यूज़ लाइव के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। इस चैनल की जो मालिक हैं वो उनकी पत्नी रिंकी शर्मा है। तो नवंबर 2014 में हेमंत से सीबीआई ने घंटों पूछताछ भी की थी और 2015 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। अगस्त 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए और सीएम बनने के बाद सीबीआई ने हेमंत को आज तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। ये कहना है विपक्ष का, विरोधी नेताओं का कहना है कि जैसे ही ऐसे नेता बीजेपी के पाले में जाते हैं उनकी जांच थम जाती है, होल्ड कर दी जाती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता सरकार में ताकतवर नेता रहे और अब वो बीजेपी में है। 2014 के स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं को कैमरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकारते हुए दिखे थे। इसे नारदा स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। 2021 में ममता की सरकार चुनावों में उतरी तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में चले गए। ममता की जीत के बाद सीबीआई ने 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, मगर शुभेंदु अधिकारी का नाम इसमें नहीं था। मुकुल रॉय का नाम भी चार्जशीट में नहीं था, जो पहले बीजेपी में चले गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं और सबसे चर्चित नाम तो हाल ही में रहा अजित पवार का नाम, जिन पर बड़े घोटाले के आरोप लगे, जो अब महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम हैं। बीजेपी के पाले में जाते ही वो डिप्टी सीएम बन गए। और जब अजित पवार बीजेपी में नहीं थे तब देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अजित दादा चक्की पीसेंगे। ये बयान काफ़ी वायरल हुआ था। कहने का मतलब ये था कि अजित पवार अब चक्की पीसेंगे जेल में। सिंचाई विभाग से जुड़ा घोटाला था जिसमें अजित पवार पर कई करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे थे, लेकिन जब ये बीजेपी में शामिल हुए तो सब मामला ठंडा हो गया है और वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर आसीन है। एक और नेता हैं छगन भुजबल। इन पर भी आयकर विभाग ने रेड मारी थी, इनके करीबियों को इनके ठिकाने पर, लेकिन ये भी बीजेपी में चले गए। इन पर भी अब जांच एजेंसियों का शिकंजा ढीला पड़ गया है।
और इन सब के अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में जाकर पाक साफ हो गए हैं, जिनमें नारायण राणे हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, भावना गिली हैं, यामिनी जाधव हैं, प्रताप सरनाइक हैं, अदिति तटकरे हैं, धनंजय मुंडे हैं। ये सब महाराष्ट्र की सियासत के नेता हैं जो कभी जांच एजेंसियों की रडार पर थे, लेकिन अब इनकी जांच ठंडे बस्ते में, और ये सभी बीजेपी के पाले में। लेकिन इस पूरे मामले में जो विपक्षी पार्टियों का एक ही आरोप है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो झामुमो हो, फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, विपक्षी पार्टी, उसका यही कहना है कि चुनाव को देखते हुए ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, और ये सब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही किया जा रहा है। और जो लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं उनकी जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर ईडी बीते कुछ सालों से जिस तरह एक्शन में है, जिस तरह उसकी कार्रवाई एकदम आक्रामक हो गई है, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।